तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपना इकोनॉमी का लेक्चर 1 और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास हम बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं अपने लाइफ में। नीड्स हमारी बहुत सारी इन्फाइनाइट है। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। फॉर एग्जांपल, आप घर खरीदना चाहते हो, कार खरीदना चाहते हो, लेकिन आप खरीद पा रहे हो क्या? नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि हमारे पैसे अभी बहुत कम है। तो मैनेज करना पड़ रहा है चीज़ों को, हर चीज़ को। तो उसी उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। मतलब आप घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसे मैनेज करोगे, एक कंट्री अपनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे मैनेज करेगी, डिफेंस में कितना लगाएगी, आप घर में अपने एक नया घर खरीदो या फिर अपना कार में लगाओ या फिर बच्चों की स्कूल में पढ़ाई में लगाओगे। तो उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। उसी को स्टडी को बोलते हैं कि आप किस तरह अपने रिसोर्सेज को मैनेज करोगे। उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। मतलब आपके पास रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स को किस तरह मैनेज करोगे। अब हम बात करें, अगर हम एक घर में बात करें, अब ये घर में बिजली का बिल भरना है हमको। बिजली के बिल के साथ काफ़ी सारे किराने का सामान लाना है। किराने के सामान के बाद हमें ऑफिस जाना है तो पेट्रोल लगेगा। तो अपने फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो हम बात करें इंडिविजुअल पर्सन की, मतलब मेरा घर, तो हम उसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है। एक इंडिविजुअल पर्सन की, एक सिंगल पर्सन की, राज, राम, मोहन, इनकी सैलरी की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं। टाटा अपनी कंपनी के देखेगी तो इंडिविजुअल यूनिट सेम। लेकिन हम मैक्रो में बात करें तो भारत में लोग किस तरह, कितनी इनकम है भारत के लोगों की, इंडिया के लोगों की कितनी इनकम है। सेम हम बात करें भारत में कितने सारे डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं, उनकी कंपनीज कैसी चल रही, भारत में कंपनीज कैसी प्रोग्रेस कर रही है। तो हम बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ कंपनी की, एग्रीगेट्स। ग्रुप एग्रीगेट्स का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर ग्रुप, हम किसी भी पोर्शन को ग्रुप में लेते हैं तो हम उसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब किसी कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, उसको उसी को हम बोलते हैं सिस्टम। मतलब किसी कंट्री का सिस्टम क्या है, इंडियन सिस्टम, या मतलब इंडियन इकोनॉमी कैसी है, वो कंट्री कैसे ऑपरेट करती है, तो हम बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। अब किसी कंट्री में और किसी इकोनॉमी में उसके बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। 3 हम मेन एजेंट्स लेते हैं, गवर्नमेंट को, हाउस होल्ड को, फर्म्स को। सेंट्रल बैंक जो है एक फोर्थ नया ऐड हुआ है, लेकिन ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है, तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है, आप किसी भी हमें कोई सा भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करनी है तो उसमें फैक्टर, मतलब क्या क्या चीज़ें लगती हैं, उसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी गुड एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में क्या क्या रिसोर्सेस लगते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम इसी रिसोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब सेल, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप, लैंड एंड लेबर, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है सेल, इससे आप याद रख सकते हो। तो कैपिटल में मतलब में क्या, एनीथिंग दैट प्रोड्यूस्ड बाय अस, गुड्स एंड सर्विसेज। हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं और जो भी चीज़ जो हमको आगे प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, हम उसको बोलते हैं कैपिटल। अब फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रही है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है, तो हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। मतलब डे टू डे ऑपरेशन में, फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी का बिजली का बिल, उसके एम्प्लॉयज़ की सैलरी, इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। मतलब जो एम्प्लॉयज़ है वो टाटा कंपनी के एसेट है, मतलब वो एसेट है इंडस्ट्री के, लेकिन डे टू डे ऑपरेशन में लग रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल। अब फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी ने अपनी एक नई बिल्डिंग खरीदी और एक नई बिल्डिंग बनाई या फिर नई मशीन बनाई, तो हम उसको बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल। मतलब क्या, इसका काफ़ी ड्यूरेबल है, काफ़ी लंबे समय तक कैपिटल रहेगा, 5 साल तक, 10 साल तक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, मतलब एसेट है कंपनी का। नेक्स्ट आता है इंटरप्रेन्योरशिप। मतलब कोई पर्सन रिस्क लेकर किसी कंपनी में या कि मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट आता है लैंड। मतलब आप लिथोस्फियर को समझो या फिर क्रस्ट समझो, जिस पे हम रहते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल लैंड। नेक्स्ट आता है लेबर। मतलब, और लेबर से मतलब क्या, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैसे अफेक्ट करता है, आपके पास लेबर तो है पर स्किल्ड लेबर नहीं है, स्किल्ड नहीं है तो कोई यूज़ नहीं इस लेबर का। तो इसी तरह जब उस लेबर को, ह्यूमन को हम सप्लाई करते हैं एजुकेशन, न्यूट्रिशन, स्किलिंग, तो हम ह्यूमन लेबर, मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बोलते हैं उसको, ठीक है। अब हम 2 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। डेमोग्राफिक क्या होता है,
स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक। डिविडेंड मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ए जो है, इसने एक कंपनी क्रिएट करी, इस कंपनी का जो उसको रिटर्न मिला, जो भी प्रॉफिट मिला उसको, रिटर्न मिला, प्रॉफिट मिला या लॉस, जो भी रिटर्न मिला उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, ओनर को उस कंपनी का रिटर्न मिला, डजेंट मैटर कि वो प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। अब आते हैं हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। तो सपोज करो एक कंपनी है गूगल, ठीक है। अब गूगल ने क्या है, इन्वेस्टमेंट करी, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा, लैपटॉप्स खरीदे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये गूगल के लिए क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में गूगल के लिए इन्वेस्टमेंट और फैक्टर ऑफ कॉस्ट है, मतलब इतनी कीमत गूगल को चुकाना पड़ी एक गूगल सर्च इंजन क्रिएट करने के लिए या फिर क्रोम ब्राउज़र बनाने के लिए, तो ये गूगल के लिए क्या है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, वही हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अब लैपटॉप्स गूगल ने अपने एम्प्लॉयज़ को दिए और ये लैपटॉप गूगल ने खरीदे, किसको पेमेंट करा, एप्पल को। तो एप्पल के लिए क्या हुआ, ये लैपटॉप्स जो गूगल ने एप्पल से खरीदे उसके लिए इनकम हुई, एप्पल को कुछ इनकम जनरेट हुई एप्पल कंपनी को, तो हम इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। ठीक है, सेम एम्प्लॉय के लिए भी कि अगर किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी तो उसको सैलरी मिली, मतलब उसको इनकम मिली अपनी, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। ठीक है, तो सेम इसी को हम टेबल में देखते हैं। लैंड मतलब आप कोई लैंड रेंट पे लेते हो, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो एक तरह से, तो वो भी रेंट पे ही है। तो गूगल के लिए रेंट फैक्टर कॉस्ट है, वही रेंट आपके लिए गवर्नमेंट के लिए क्या है, आप टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट को, तो क्या हो गया, उस गवर्नमेंट के लिए इनकम हो गई। अब लेबर की बात करें तो गूगल ने आपको लेबर में वेजेस दिए, ठीक है, जो उसके लिए फैक्टर कॉस्ट था, लेकिन वही लेबर के लिए ये वेज क्या था, उसकी इनकम थी। कैपिटल में कंपनी लोन लेती है, करेक्ट, कंपनी ने लोन लिया, लेकिन अब यही लोन उसके लिए उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए फैक्टर कॉस्ट। लेकिन बैंक के लिए यही लोन क्या है, कैपिटल, फैक्टर इनकम है, मतलब इनकम करने का जरिया है। इंटरप्रीनरशिप, तो यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट में अपने स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट आउट करा, उसको कुछ पैसे मिले, लेकिन उसके लिए क्या है, कुछ कंपनी का शेयर बांटना पड़ा दूसरे में, तो उसके लिए क्या है, फैक्टर कॉस्ट। लेकिन जब आपने वही कंपनी के शेयर को सेल कर दिया, आपको कुछ पैसे मिले वापस से, तो आपके लिए क्या है, इनकम जनरेट हुई है। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं मार्केट को, टाइप्स ऑफ मार्केट। तो मार्केट क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन, जहाँ बायर और सेलर मीट करते हैं, वो आपका घर हो कहीं पे भी हो, जहाँ बायर सेलर कोई भी सामान खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं मार्केट। अब उसमें दो आते हैं, परफेक्ट कंपटीशन एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन और इनपरफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंट क्या होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन में हमारे पास सेलर बहुत सारे हैं। आप कपड़ा मार्केट लो, 25-50 कम आपके पास दुकान मिल जाएगी कपड़े मार्केट में, बहुत सारे सेलर्स है, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद आता है प्रोडक्ट, तो मतलब प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, आपके पास 25-50 कंपनी शॉप्स हैं कपड़े मार्केट में, आप एक शॉप से नहीं खरीदना है आपको, तो आपको दूसरी शॉप चले जाओ, कपड़ा आपको सिल्क का मिल जाएगा दूसरी शॉप में, मतलब क्या क्या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है उससे, आपको एक दुकान से दूसरी दुकान में दूसरा कपड़ा सेम कपड़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल सपोज करो 25-50 दुकानें, एक दुकान ने अपने दाम बढ़ा दी, तो क्या उससे मार्केट में कुछ अफेक्ट होगा, क्या नहीं होगा। तो उसी से क्या होता है, सारी दुकानों को अपने प्राइस मैनेज करना पड़ते हैं, मतलब क्या मार्केट के अकॉर्डिंग वो लोग प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं वो लोग प्राइस टेकर है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस मार्केट डिसाइड करता है, ठीक है, दुकानदार नहीं। अब उसके बाद हम देखते हैं, अब सपोज करो 25-50 दुकान में से परफेक्ट कंपटीशन में एक दुकान बंद हो गई या फिर 5 दुकान बंद हो गई, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। आपके पास अभी भी 45 दुकान है, 45 दुकान अभी भी ओपन है, आप वहाँ जाके परचेज कर लोगे। तो ये सब परफेक्ट कंपटीशन है। अब यहाँ पे हम इम्परफेक्ट कंपटीशन में चलते हैं, मोनोपोली। तो मोनोपोली में बेस्ट एग्जांपल है रेलवे सिस्टम।
आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट है इसका? मतलब सब्स्टिट्यूट मतलब क्या दूसरा जरिया है रेलवे के अलावा आपके पास? नहीं है। आप दूसरा रेलवे सिस्टम हमारे पास इसका प्रोडक्ट है ही नहीं, हमारे पास परफेक्ट प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरा रेलवे सिस्टम हमारे पास कोई प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड करेगी नहीं। वो होता है मोनोपोली में, मतलब सिंगल एंटिटी सब कुछ हैंडल कर रहा है। अब उसी एंटिटी ने प्राइस बढ़ा दिए, कोई डिपेंड नहीं करता, मार्केट है ही नहीं उसके लिए, वो प्राइस खुद ही डिसाइड करेगा। मतलब यहाँ पे जो कंपनी खुद ही अपने प्राइस डिसाइड कर रही है प्रोडक्ट के। उसी के साथ चाहे अब गवर्नमेंट, कल से गवर्नमेंट का मूड बना कि नहीं हम रेलवे बंद कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता। गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन है, इम्पॉसिबल गवर्नमेंट रेलवे बंद कर दे, केओस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट मोनोपोली में गवर्नमेंट के पास रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्टेड है, गवर्नमेंट रेलवे सिस्टम बंद कर ही नहीं सकती। ठीक है, उसके बाद आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पे क्या होता है, लार्ज अमाउंट में कंपनीज तो है, कंपनीज बहुत सारी है, मतलब बहुत सारी कंपनीज है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल का, बहुत सारे मार्केट में पेट्रोल की दुकान, आपको पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। अब सपोज करो एक पेट्रोल पंप ने अपने प्राइस बढ़ा दिए, तो इससे अफेक्ट पड़ेगा मार्केट को? हाँ पड़ेगा। आप इवन काफ़ी सारे पेट्रोल पंप होने के बाद भी कई सारी दुकानें, फॉर एग्जांपल हाईवे पे एक ही पेट्रोल पंप है, भले ही इंडिया में काफ़ी सारे पेट्रोल पंप हो, लेकिन अभी उस हाईवे पे एक ही पेट्रोल पंप है, तो आपको अभी भी पेट्रोल तो भराना पड़ेगा वहाँ से। तो इसी को बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मतलब पेट्रोल पंप तो बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी में है पर अवेलेबल, लेकिन वो मार्केट प्राइस क्या है खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, कंपनी खुद ही अपनी मार्केट प्राइस बता रही है। ठीक है, साथ में यहाँ पे हाईवे पे एक पेट्रोल पंप बंद हो गया तो क्या गाड़ी चलना बंद हो जाएगी? नहीं। आप हाईवे क्रॉस, पहले से ही घर से ही पेट्रोल भराओगे और हाईवे क्रॉस करके आगे निकल जाओगे, फिर वहाँ पे जब सिटी में आओगे तो वापस से पेट्रोल भरा लोगे। तो यहाँ पे कंपनी को ऑप्शन है कि वो अपनी कंपनी क्लोज कर सकती है, आराम से मार्केट से बाहर जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। हमारे यहाँ पे परफेक्ट में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट था। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल और डीजल है, तो मतलब गाड़ी में दोनों डल सकते हैं, एक कार में पेट्रोल से भी चल सकती है और डीजल से भी चल सकती है, लेकिन हो सकता है डीजल के कारण गाड़ी आगे चल के ख़राब हो जाए। सही है, तो इसी को बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मतलब हमारे पास सब्स्टिट्यूट मतलब दूसरा प्रोडक्ट है उसका, लेकिन उसके जैसा नहीं है, उसका परफॉर्मेंस उसके जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब हम आते हैं ओलिगोपोली पे। तो यहाँ पे क्या होता है, हम एग्जांपल लेते हैं अपनी टेलीकॉम कंपनीज का, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल। अब हमारे पास यहाँ पे कंपनीज तो है, लार्ज क्वांटिटी में नहीं है, कुछ क्वांटिटी में है, मैनी कंपनीज हैं पर ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे क्या, ये सारी कंपनी ने एक साथ जो अपने प्राइस बढ़ा दिए, तीन कंपनी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, मतलब ये मार्केट बेस्ड नहीं है, कंपनी खुद ही अपनी प्राइस बढ़ा रही है। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे क्या होता है कि वोडाफोन के पास काफ़ी सारे गवर्नमेंट को बहुत सारा मिलियंस में टैक्स पे करना है और काफ़ी सारा लोन भी है। अब वोडाफोन को चलने के लिए हो सकता है फ्यूचर में गवर्नमेंट इसका टैक्स माफ़ कर दे। क्यों? क्योंकि अगर वोडाफोन कोलैप्स हो गया तो कंपटीशन मार्केट में कम हो जाएगा और हो सकता है कि अब एयरटेल और जियो इन फ्यूचर और ज़्यादा प्राइस बढ़ा दें, क्योंकि उनके पास कस्टमर बहुत सारे रहेंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन, कंपनीज इजीली अपने आप को यहाँ क्लोज नहीं कर सकती। ठीक है, इवन इन केस कंपनी चाहे भी क्लोज करने का तो गवर्नमेंट उसका ओनरशिप ले लेगी। फॉर एग्जांपल हम बैंक का ले सकते हैं कि बैंक हो सकता है एक टाइम पे एसबीआई क्लोज नहीं कर सकते, एसबीआई को नहीं कर सकते, काफ़ी सारे कस्टमर है उसके। तो इसी को हम बोलते हैं ओलिगोपोली, मतलब बहुत कम कंपनीज है और अपने मार्केट प्राइस मनमानी करती है। अब हम आते हैं एक नया कंसेप्ट पे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब क्या, सपोज करो आप एक जगह से बहुत जॉगिंग करके आए, एक्सरसाइज करके आए, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, आप एक गिलास पानी पियोगे। ठीक है, अब आपको और प्यास लगी, आप सेकेंड ग्लास पियोगे, लेकिन उसकी यूटिलिटी मतलब आप कम, वो पानी को आप कम पीना चाहते हो, आप थर्ड पॉइंट वापस तीसरे ग्लास पियोगे, पर उसकी यूटिलिटी वापस घट जाएगी, मतलब वापस से इतना पानी नहीं पियोगे जितनी आपको नीड है। आपको हो सकता है फ्रेंड बुला लेता, आप चले जाओ, एकदम से आपको अब इतनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है,
अब फोर्थ ग्लास तक आपका पेट ही भर जाएगा, तो आप मतलब क्या, पानी की उस टाइम यूटिलिटी है ही नहीं, आपको ज़रूरत ही नहीं है। सेम हम चॉकलेट की बात करें तो फॉर एग्जांपल आप रोज़ रोज़ डेयरी मिल्क तो खाओगे नहीं, हो सकता है कल टेस्ट बदल जाए, नहीं मैं कोई दूसरी चॉकलेट खाऊंगा। तो इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब हमने सब्स्टिट्यूट में पढ़ ही लिया है। परफेक्ट मतलब क्या होता है, 5 रुपये का नोट और 5 रुपये का सिक्का सेम वैल्यू है, कोई चेंज नहीं है। क्लोज्ड में हम देखते हैं कि मतलब क्लोज्ड सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, डीजल और पेट्रोल दोनों यूज़ हो सकते हैं, लेकिन डीजल जो है पेट्रोल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करता है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारा पेट्रोल नहीं है तो, लेकिन हम पेट्रोल को यूज़ करना पसंद करेंगे। इसी को तो हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट है पर उसके जैसा नहीं है, तो हम बोलते हैं क्लोज्ड सब्स्टिट्यूट। अब हम आते हैं इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी पे। तो हमारे पास है कैपिटलिज्म, मतलब कि मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी मतलब यहाँ पे सब कुछ चलता है डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे। अगर मार्केट में डिमांड है तो वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल रहेगा, अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहेगा। अब मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा होगी, जिससे प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, तो सारे मार्केट प्राइस जो है, जितना भी मार्केट प्राइस है वो कंपनीज पे डिपेंड करता है, मार्केट पे डिपेंड करता है। ये इसके प्रोस है। तो इससे क्या होता है, इंसेंटिव मिलता है कंपनीज को, मतलब कंपनी को कंपटीशन की वजह से वो उनको इंसेंटिव मिलता है कि नए प्रोडक्ट्स को कंपनी में लाए, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी करे ताकि लोग और ज़्यादा कस्टमर उनके पास आए, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी करे, बहुत अच्छी अपनी वेबसाइट बनाए, यूआई डिज़ाइन बहुत अच्छा करे, अपने प्रोडक्ट्स को काफ़ी अच्छा मार्केटाइज करे, अपने प्रोडक्ट्स में सुधार करे और ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है। ये उसके प्रोज हो जाते हैं। क्या होते हैं, प्रोज। अब इसके कॉन्स में क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल कंपनी की चीज़ें महंगी है तो जिन लोगों की सैलरी 50,000 है वो तो अच्छे से खरीद पा रहे हैं, सर्विस ले पा रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों का क्या, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एप्पल अपने महंगे 18,000 के स्मार्टफोन कोई गरीब खरीद ही नहीं सकता, और एप्पल को मैटर भी नहीं करता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कैपिटलिज्म, इसके ये कॉन्स हो जाते हैं। उसके बाद आता है सोशलिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, स्मार्टफोन कौन बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगी। रेलवे कौन चलाएगा, गवर्नमेंट चलाएगी। स्कूल कौन चलाएगा, गवर्नमेंट चलाएगी। गवर्नमेंट लोगों से टैक्स लेगी और यही पैसा वो लोगों को वापस कर देगी। मतलब क्या, कि यहाँ पे कौन प्रोज क्या है, कि यहाँ प्रॉफिट का मोटिव नहीं है गवर्नमेंट का, तो वो इजीली अपने टैक्स को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। इक्वालिटी बढ़ेगी, इन इनकम इनक्वालिटी कम होगी। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे, रेड टेपिज्म मतलब क्या, अब आपके पास एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो काम करने की उसको सैलरी प्रॉपर मिल रही है, तो वो आगे और इम्प्रूव क्यों करेगा अपने काम में। गवर्नमेंट ऑफिसर का काम है कि वो कंप्यूटर में कंप्यूटर में लोगों के फॉर्म भराएं। अब वो लोगों से बस इसी फॉर्म भरने से सैलरी पैसे लेगा, वो अपनी सर्विस मतलब उनसे अच्छे से बिहेव करना। फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करो, एक प्राइवेट कस्टमर सर्विस से बात करो, डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो सोशलिज्म में रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा रहता है। अब मार्जिनल रहता है, मतलब कि सोशलिज्म में गवर्नमेंट एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन की है, मतलब एक कम्युनिटी की है, तो उस कम्युनिटी को फेवर करेगी। ठीक है, यहाँ पे लोगों के पास इंसेंटिव नहीं है कि आप एक्स्ट्रा वर्क क्यों करोगे, अपने सुधार क्यों करोगे। जब आपको ऑलरेडी 50,000 रुपये मिल रहे हैं अपने पापा से, तो आप जॉब क्यों ढूंढोगे, क्योंकि आपके पास जॉब। ठीक है, इसी का यही हो जाता है कौन, सोशलिज्म का। थर्ड आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का मिला दो, तो जितने भी प्रोज और कॉन्स मिक्स्ड और कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के हैं, सेम हम मिक्स्ड इकोनॉमी में डाल सकते हैं। करप्शन यहाँ पे भी है, करप्शन सोशलिज्म में भी है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है आपस में लोगों को बांट देती है, मतलब रेलवेज लोगों के लिए सस्ते दाम में चला रही है, भले ही गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस में जा रहा है, लेकिन अब भी इसके प्राइस काफ़ी हद तक कम है। मिक्स्ड इकोनॉमी सोशलिज्म का एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब सपोज करो आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आपको एक फ्रेंड का कॉल आता है कि हम पार्टी में चलते हैं, आप उसको मना कर देते हो, आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हो, आपका एक दिन यूपीएससी क्लियर हो जाता है, तो आपको प्रॉफिट हुआ, मतलब आपने एक अपॉर्चुनिटी पार्टी की फ्रेंड के साथ लॉस कर दी, इसको रिजेक्ट कर दिया। इसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आप यूपीएससी क्लियर हो जाता है तो मतलब क्या, पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पॉजिटिव में आई है। अब सपोज करो प्रिपेयर करा आपने यूपीएससी के लिए
और आप फेल हो गए, मतलब क्या, आपका यूपीएससी तो लिखना ही निकला ही नहीं, साथ में आपने पार्टीज भी मिस कर दी, फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ टाइम मिस कर दिया, तो आपकी ये हो गई नेगेटिव कॉस्ट। अब सपोज करो आपने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करा पर आपको जॉब जमी नहीं, तो आपने उसको छोड़ दिया, तो मतलब ज़ीरो, मतलब आपको जॉब तो मिल गई है, आपने यूपीएससी के बाद पार्टीज भी बना ली है, लेकिन आपको रिजल्ट ज़ीरो मिला है उसका, मतलब आपने बाद में जॉब छोड़ दी। सेम हम इकोनॉमी में देखते हैं, आपने सपोज करो एक फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे लगाए, आपको 6% इंटरेस्ट मिला, आपने स्टार्टअप में पैसे लगाए, आपका स्टार्टअप डूब गया, तो उसी को बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अल्टरनेटिव कॉस्ट और पोटेंशियल बेनिफिट रिटर्न फॉरगॉन व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूजन ओवर द अदर। ठीक है, अब हम चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड पे। तो लॉ ऑफ डिमांड जब हम बात करते हैं तो हम कंज्यूमर को देखते हैं, मतलब हम जब कपड़े मार्केट में कपड़ा खरीदने जाएंगे, कंज्यूमर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड मतलब डिमांड किस बेसिस पे चेंज होती है, क्या करे जो डिमांड चेंज होती है, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम या ज़्यादा होने से डिमांड घटती या बढ़ती है। गोल्ड की प्राइस सपोज करो ज़्यादा है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, आप गोल्ड खरीदोगे कम लोग खरीदेंगे। सपोज करो एकदम से गोल्ड की प्राइस गिर जाती है तो बहुत सारे लोग एकदम से सोना गोल्ड खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है रिलेटेड गुड्स। तो हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूट गुड्स, आपने पढ़ा इसमें परफेक्ट और क्लोज्ड। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कार है, एक कंपनी कार बना रही है, यहाँ पे आपके पास आयरन की प्राइस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार की प्राइस बढ़ेगी। करेक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ जाती है। सेम हम बात करें टाइपराइटर। अब टाइपराइटर में अगर इंक डालना पड़ती है हमको, ऐसा तो नहीं कि आप बिना इंक के टाइपराइटर चलाओगे। अगर इंक की प्राइस बढ़ेगी तो टाइपराइटर की डिमांड है वो कम हो जाएगी, मतलब अब लोग क्या करेंगे, पुराने टाइपराइटर से काम चला लेंगे, नहीं अब टाइपराइटर की इंक की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इंक बहुत महंगी है, तो हम कम टाइपराइटर में काम चला लेंगे। अब सपोज करो इंक की कम डिमांड, इंक सस्ती हो गई, तो आप और टाइपराइटर खरीदने का सोच सकते हो, है ना। तो उसी को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड। मतलब क्या, एक गुड के प्राइस बढ़ने से दूसरे गुड्स पे अफेक्ट पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इन दोनों को मिला के बनते हैं हमारे रिलेटेड गुड्स। अब अगर रिलेटेड गुड्स की प्राइस कम या ज़्यादा होगी तो उससे डिमांड में फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दो कपड़े मार्केट की शॉप है, एक ने प्राइस बढ़ा दी तो एक यहाँ पे जिस दुकान ने प्राइस बढ़ाई है वहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर की। मतलब क्या, सपोज करो जोमेटो और स्विगी जो है 350 रुपये में कुछ खाना आप दे रहे हैं, आपके होम डिलीवरी कर रहे हैं। अब आपके जेब में है 250 रुपये, 250 रुपये, 250 रुपीज़, तो क्या होगा, आप क्या जोमेटो से ऑर्डर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, डिमांड ही नहीं रहेगी। तो मतलब इनकम से डिमांड पे फ़र्क पड़ता है कंज्यूमर की। अब टेस्ट और प्रेफरेंस, फॉर एग्जांपल चाइनीज़ लोग जो है कीड़े मकोड़े खाते हैं, मतलब क्या, श्रिम्प लोग खाते हैं। अब ये श्रिम्प वो इंडिया में सेल कर दें, आप लोग खाओगे क्या, नहीं, इंडिया में ये प्रोडक्ट चलेगा ही नहीं, कोई खाएगा ही नहीं। अब सेम श्रिम्प इंडिया जो वेस्ट बंगाल में होते हैं, फार्मिंग होती है उसकी, चाइना में सेल कर दे या फिर दूसरी कंट्रीज में सेल कर दें, वो लोग वहाँ पे खाएंगे क्या, हाँ खाएंगे, वहाँ डिमांड इनका टेस्ट है कि वो खाते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड टेस्ट और प्रेफरेंस पे भी वर्क करती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से लॉ ऑफ डिमांड से कंटिन्यू करेंगे। तो होप अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। थैंक यू, बाय।